हमारी कहानी की हीरोइन है जॉय हैंग। वह अपने बॉयफ्रेंड सैम से बुरी तरह नाराज है। उसे सबक सिखाने के लिए और उसका प्यार टेस्ट करने के लिए जॉय थाईलैंड जाती है और सैम के क्रेडिट कार्ड से खूब शॉपिंग करती है। जब जॉय सैम को फोन करती है तो वह टाल मटोल करता है, जैसे किसी और काम में बिजी हो। होटल लौटकर जॉय हंग रिसेप्शनिस्ट को सख्ती से कहती है कि ठीक 8 बजे उसे जगाया जाए। अगर फोन ना उठाऊं तो दरवाजा खटखटाना, लेकिन जगाना जरूरी है। अपने कमरे में जाकर जॉय लाल रंग की नाइट ड्रेस पहन लेती है। कहते हैं ना, लाल कपड़े में आत्महत्या करने वाली औरत सबसे खतरनाक भूत बनती है। वह एक सुसाइड नोट लिखती है, मुट्ठी भर नींद की गोलियां खाती है और सैम को फोन करती है। असल में वह मरना नहीं चाहती थी, बस सैम को डराना चाहती थी। लेकिन सैम अभी भी फोन पर लापरवाह बना हुआ है। वह जॉय की पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से फोन काट देता है। जॉय को इतना गुस्सा आता है कि वह फिर से एक मुट्ठी भर गोलियां मुंह में डाल लेती है। कुछ ही देर में गोलियों का असर होता है। जॉय को उल्टी पर उल्टी आने लगती है, जैसे वह मरने ही वाली हो। और फिर जो दिखा वह दहशतनाक था। होश खोने से पहले उसने देखा कि उसके चारों तरफ कई लोग खड़े हैं। उन सब के चेहरे उदास और सफेद थे, जो किसी भी हाल में जिंदा इंसानों के चेहरे नहीं हो सकते थे। जब जॉय की आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। उसका पेट साफ किया गया था। पुलिस पूछताछ करने आई तो जॉय ने कहा कि वह सिर्फ एक पल का गुस्सा था। वह मरना नहीं चाहती थी, अब ऐसा दोबारा नहीं करेगी। जब वह अस्पताल से निकलकर होटल लौटी तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उसका कमरा बदल दिया गया है। जॉय ने पूछा कि अचानक क्यों? रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह जिस कमरे में ठहरी थी वहाँ कोई पूजा या अनुष्ठान चल रहा है। अमन की जिज्ञासा बार आच गई। वह चोरी छिपे अपने पुराने कमरे के बाहर गई। उसने देखा कि कुछ भिक्षु कमरे से बाहर आ रहे हैं, जैसे अभी अभी कोई बद्धा अनुष्ठान खत्म हुआ हो। जब उसने सफाई कर्मी से पूछा तब उसे जो पता चला, उसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। वह तुरंत डरकर हांगकांग के लिए निकल पड़ी। जब वह एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में बैठी तो उसने देखा कि टैक्सी में पहले से ही एक आदमी बैठा है। जॉय ने माफी मांगी और जल्दी से नीचे उतर गई। टैक्सी ड्राइवर हैरान होकर जॉय को देखता है। गाड़ी में कौन आदमी? कोई नहीं था। हांगकांग लौटे हुए 1 महीना हो गया। एक दिन जब जॉय घर का दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो दरवाजा लगभग बंद हो चुका होता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे वापस धकेलती है और फिर बंद कर देती है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसके पीछे पीछे घर में घुस गया हो। जॉय को कुछ पता नहीं चला। वह फिर से सैम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं। पहले कम से कम फोन उठाता तो था। तभी उसकी और सैम की एक फोटो अपने आप नीचे गिर जाती है। सैम को ढूंढने के लिए जॉय उसकी कंपनी के बाहर उसका इंतजार करती है। जैसे ही सैम बाहर आता है वह उसे फोन करती है, लेकिन सैम फोन देखकर भी सीधा काट देता है। जॉय को अब समझ आया कि सैम उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। उसका दिल टूट जाता है। तभी वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, एक भूत का साया उसे दिखाई देता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। उसी रात जॉय बाथटब में नहा रही होती है। बाथटब के पानी में अचानक एक भूत की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जॉय का ध्यान नहीं जाता। जब वह नहाकर खड़ी होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरकर अपना हाथ जख्मी कर लेती है। दर्द से कराहते हुए वह उठने की कोशिश करती है और जमीन पर फैले पानी में एक औरत की परछाई उसे घूरते हुए देखती है। डर के मारे जॉय को दर्द भी महसूस नहीं होता। वह फौरन उठ खड़ी होती है। जब वह वापस देखती है तो पानी में सिर्फ उसकी ही परछाई थी। उसे लगा यह सब उसका वहम था। अगले दिन वह एक डॉक्टर के पास अपना जख्मी हाथ बंधवाने जाती है। जब डॉक्टर जद्दी बूटियां लेने अंदर जाता है तो जॉय आईने में देखती है कि एक पैर वाला आदमी कमरे में घुसा है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है कोई नहीं था। जब वह हैरान होती है तो डॉक्टर दवाइयां लेकर आता है। दवाइयां देते हुए वह अमन की नब्ज भी देखता है। डॉक्टर कहता है, बधाई हो, आप 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं। यह बच्चा यकीनन सैम का था। अब जॉय दुविधा में है कि क्या करे। वह मेट्रो स्टेशन पर खड़ी है। तभी एक पीले चेहरे वाली औरत उसे घूर रही है। जॉय उसे नहीं जानती। जब ट्रेन आने वाली होती है तो वह औरत धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर बढ़ने लगती है। जॉय को कुछ गाड़ी बाड़ी लगती है, जैसे वह कूदने वाली हो। वह उसे रोकने के लिए दौड़ लेती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह औरत बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रैक पर कूद जाती है और ट्रेन के नीचे आ जाती है। जॉय को दूसरे यात्रियों ने यह सोचकर पकड़री DH लिया कि वह खुदकुशी करने जा रही थी। पुलिस पूछती है तो जॉय कहती है कि वह उस औरत को बचाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने ट्रैक पर बहुत देर तक तलाशी ली। एक जूता तक नहीं मिला। पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि जॉय खुद ही कूदने वाली थी। जॉय कहती है, मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, क्यों कूदूंगी? पुलिस जब उसका रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि उसने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था। यह देखकर पुलिस को शक नहीं होता और वे उसे जाने देते हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर बताता है कि जॉय पहले ही एक एबॉर्शन करवा चुकी है और ज्यादा ऑपरेशन से आगे दिक्कत हो सकती है, लेकिन जॉय बच्चा गिराने पर अड्डी हुई है। डॉक्टर उसे सोचने के लिए कहता है और पहले एक अल्ट्रासाउंड करने को कहता है। अल्ट्रासाउंड पर बच्चे के दिल की धड़धड़कन सुनकर जॉय के अंदर ममता जाग जाती है, लेकिन वह अभी भी फैसला नहीं कर पा रही। वह सैम को फोन करके यह बात बताना चाहती है, लेकिन फोन अब भी कोई नहीं उठाता।
अगले दिन जोई घर बदलने के लिए मजदूरों को बुलाती है। तभी उसे पता चलता है कि सैम अब तक उस किराए के घर में ही छिपा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ और बीमार लग रहा था। जोई उससे पूछती है कि वह क्यों छिप रहा है। सैम कहता है, जब मुझे तुमसे मिलना होगा मैं खुद आ जाऊंगा। जोई को लगता है कि वह उससे ब्रेकअप कर रहा है और वह गुस्से और दुख में घर से निकल जाती है। वह शराब पीकर अपना घूम भुलाना चाहती है, लेकिन बच्चे के बारे में सोचकर वह शराब की जगह दूध और ब्रेड लेती है। घर लौटते समय एक आदमी उससे रास्ता पूछता है। अमन उसे रास्ता बताती है, लेकिन वह आदमी वहां से हिलता नहीं है, बल्कि उसे जाने से रोक देता है। फिर वह आदमी जोई को बेहोश करता है और वीरान जगह पर ले जाकर उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। तभी पास में खड़ी रीढ़ा एक काला कुत्ता अचानक हवा में पागलों की तरह भौंकने लगता है। वह आदमी कुत्ते की निगाहों का पीछा करता है और उसे हवा में कोई खौफनाक चीज दिखाई देती है। जब जोई की आंख खुलती है तो वह अस्पताल में थी। पुलिस ने बताया कि एक गवाह ने देखा कि जोई ने उस आदमी का चेहरा बुरी तरह चबा लिया था। जोई जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। जोई को इस घटना का कुछ याद नहीं था। जब उसने पट्टी बंधे उस आदमी को देखा तो वह डर से कांप रहा था। जोई को 3 महीने हो गए थे। वो बच्चे की देखभाल के लिए एक ट्रेनिंग क्लास में जाती है। चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते समय उसे किसी महिला के रोने की आवाज आती है। वह आवाज का पीछा करती है और देखती है कि क्लास की मिसेस जोऊ रो रही है और उसके बगल में एक आदमी बैठा है। जोई उसे सांत्वना देती है और उस आदमी को, जिसे वह मिसेस जोऊ का पति समझती है, कहती है कि वह उसे घर ले जाए और बात करे। मिसेस जोऊ डर कर पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? जोई हैरान होकर उस आदमी की तरफ इशारा करती है। मिसेस जोऊ कहती है, यह मेरे पति नहीं है, मेरे पति तो इंडिया में है, उन्होंने अभी अभी मुझे फोन किया था। तुम कौन हो? ओह, तुम्हारे खून बह रहा है। जोई डर कर अस्पताल की तरफ भागती है। वह लिफ्ट में होती है और उसके साथ एक गर्भवती महिला भी है, जिसे तेजी से दर्द हो रहा है। तभी लिफ्ट की बत्ती गुल हो जाती है। गर्भवती महिला चीखने लगती है कि बच्चा बाहर आ रहा है। एक नर्स लिफ्ट के अंदर ही डिलीवरी करवाने लगती है और तभी जोई देखती है कि एक आत्मा लिफ्ट की छत से उल्टी लटककर नीचे आ रही है। बाकी सबको कुछ नहीं दिखता। जोई चीखने लगती है। वह आत्मा उस गर्भवती महिला के पेट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन महिला का बच्चा मर जाता है और आत्मा फौरन वापस हट जाती है। वह मुड़कर जोई के पेट को घूरने लगती है और अब जोई के पेट में घुसने की कोशिश करती है। तब जोई कहती है, नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं। अस्पताल से निकलने के बाद जोई एक फादरी से मिलती है और उसे अपने साथ हो रही भूत दिखने की घटनाओं के बारे में बताती है। इंसान के अंदर मूल रूप से सभी आत्माओं को देखने की शक्ति होती है, लेकिन सालों से हमने यह सहज ज्ञान खो दिया है। यह शक्ति सिर्फ 2 स्थितियों में वापस आती है। पहला, जब आप मौत के करीब हों, और दूसरा, जब आप बच्चे को जन्म दे रही हों। ये दोनों ही स्थितियां आपके साथ हुई हैं। जोई कहती है, कोई तरीका है जिससे मैं भूतों को भगा सकूं या यह दिखना बंद हो जाए? फादरी कहता है, हर चीज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सब शून्य है, आपको बस इसे स्वीकार करना होगा। आत्माएं भी दुनिया का एक रूप है। इसका मतलब है कि अब जोई को हमेशा भूत दिखेंगे, उसे बस शांत रहना है। जोई वॉशरूम जाती है तो देखती है कि एक बूढ़ा भूत उसे झांक रहा है। वह डर कर वहां से भाग जाती है। टैक्सी में बैठते समय वह अकेली थी, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि उसके बगल में कोई और भी बैठा है। जोई ड्राइवर को रोककर तुरंत उतर जाती है और बस लेने का फैसला करती है, जहां भीड़ डे होती है। जब वह बस का इंतजार कर रही होती है तो उसे कोई आवाज देता है, माफ करना, अभी कितना टाइम हुआ है? अभी कितना टाइम हुआ है? जोई देखती है, लेकिन बाल बिखेरी एक औरत को छोड़कर कोई नहीं था। उसे लगा यही भूत है। जब वह ध्यान से देखती है तो वह औरत अपने बाल हटाकर ईयरफोन निकालकर पूछती है। वह भूत नहीं थी। तभी वह जमीन पर गिरे अपने सिक्कों को उठाने के लिए झुकती है। तभी ये उसे सुनाई देता है, आ दीदी, आपने मेरे पापा को देखा है? कितना टाइम हुआ है, मेरे पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आपने मेरे पापा को देखा है? जोई डर के मारे एक कोने में सिकुड़ जाती है, जब तक कि आसपास के राहगीर उसे जगाते नहीं हैं। जमीन पर गिरे हुए सिक्के और वह माँ बेटा गायब हो चुके थे। जब अमन जोई को 8वां महीना चल रहा था तो वह मिसेस जोऊ से मिलती है। वह देखती है कि मिसेस जोऊ की बेटी लगातार नीचे की ओर देख रही है, जैसे टेबल के नीचे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। जोई अचानक टेबल का कपड़ा खींचकर हटाती है और मिसेस जोऊ का पीछा करने वाला आदमी वाला भूत फिर से दिखाई देता है। जोई को लगा कि वह भूत मिसेस जोऊ के बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। वह घबराहट में मेज पलट देती है ताकि भूत चला जाए, लेकिन मेज के नीचे कुछ नहीं था। मिसेस जोऊ की बेटी डर जाती है। जोई बेहोश हो जाती है। डॉक्टर इसे प्रसव पूर्व डिप्रेशन के कारण होने वाला भ्रम बताते हैं। वे उसका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब अमन भ्रूण को देखती है तो उसके चेहरे पर खौफ आ जाता है। भ्रूण का चेहरा बिल्कुल उस मेट्रो पर कूदने वाली औरत जैसा था। वह फिर से फादर से मिलती है। फादर कहता है, यह जन्म और मृत्यु का चक्र है। इंसान मरने के बाद पुनर्जन्म के लिए इंतजार करता है और इस चक्र का दर्द सहता है। हर गर्भवती महिला के पास एक आत्मा इंतजार करती है। जब बच्चा पैदा होता है तो आत्मा पुनर्जन्म लेती है। लिफ्ट में आपने जो आत्मा देखी, उसने उस बच्चे को नहीं मारा, बस उसे पुनर्जन्म का मौका नहीं मिला। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगी। जोई कहती है,
लेकिन मुझे ही क्यों? वह मुझे ही क्यों ढूंढ रही है? पादरी कहते हैं, बौद्ध धर्म कर्म में विश्वास करता है। हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेती है। जोई कहती है, लेकिन मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा, वह मेरे पीछे क्यों पड़ी है? पादरी कहता है, कर्म वह नहीं होता जो हम सोचते हैं, जैसे बदला लेना। पुनर्जन्म के बाद आत्मा को पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती। जोई हैरान थी कि वह उस औरत को नहीं जानती, फिर वह उसके पीछे क्यों पड़ी है। जोई मैगजीन में काम करती है तो वह अपने एक सहकर्मी से मेट्रो स्टेशन पर कूदकर मरने वाली सभी महिलाओं की जानकारी निकालने को कहती है। वह उस आत्मा से बात करने के लिए उसे अपने सामने लाने का फैसला करती है। जोई घर में फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आत्मा लगातार उसे रोकने की कोशिश करती है और आखिरकार जोई को धक्का देकर बेहोश कर देती है। जब जोई को होश आता है तो उसके सहकर्मी का फोन आता है, उसे सारी जानकारी मिल गई है। जोई तुरंत ऑफिस जाकर देखती है और उसमें से एक तस्वीर ठीक उसी औरत की होती है जो उसका पीछा कर रही थी। वह पत्ते पर जाती है और वहां उसे सैम मिलता है। जब जोई सैम पर सवाल करती है तो सैम को सब कुछ बताना पड़ता है। वह औरत जो जोई का पीछा कर रही थी वह सैम की पत्नी थी। सैम ने अपनी पत्नी से छिपकर जोई से रिश्ता रखा था और जोई से छिपकर शादी का सच छिपाया था। सब ठीक चल रहा था जब तक कि सैम की पत्नी ने एक दिन सैम को जोई से फोन पर बात करते हुए नहीं सुन लिया। वही फोन जो जोई ने थाईलैंड में किया था जब वे नाराज थे। सैम की पत्नी ने उससे गुजारिश की कि वह जोई का फोन न उठाए और वह सब भुलाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सैम ने परवाह नहीं की और जोई का फोन उठा लिया। पत्नी ने धमकी दी कि वह उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देगी और घर छोड़ कर चली गई। सैम उसके पीछे दौड़ा, इसलिए उसने जोई का फोन जल्दी से काटा था, लेकिन वह उसे पकड़ डीडीएच नहीं पाया। अगले दिन पुलिस का फोन आया। उसकी पत्नी ने मेट्रो में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा अमन के पीछे पड़ी थी। पत्नी की मौत के गम और पछतावे के कारण सैम जोई से छिप रहा था। सैम रोता है और उसकी पत्नी की आत्मा वहीं खड़ी ये सब देखती है। सैम को रोता और माफी मांगते देख उसकी आत्मा भी रोती है। यह साफ है कि उसने सैम को माफ कर दिया था। जोई चीख कर कहती है, वह हमारा बच्चा बनना चाहती है। मेरे पेट का बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारी पत्नी वह बच्चा बनना चाहती है। तभी अमन का पानी टूट जाता है। सैम तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। मिसेस जोऊ भी उसके बगल के बेड पर थी। रात में मिसेस जोऊ का पीछा करने वाला पुरुष भूत फिर से आता है। इस बार वह मिसेस जोऊ के पेट में घुसने की कोशिश करता है। जोई चीख कर उसे जगाना चाहती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है। वह बेबस होकर देखती रहती है। जल्दी ही मिसेस जोऊ के बच्चे का जन्म होता है। जोई डर कर देखती है कि बच्चे के चेहरे पर जन्म का निशान है, जो ठीक उसी पुरुष भूत जैसा है। वह समझ जाती है कि वह भूत मिसेस जोऊ का बच्चा बनकर पुनर्जन्म लेना चाहता था। अमन को अब पक्का यकीन हो जाता है कि सैम की पत्नी की आत्मा भी उसका बच्चा बनकर पुनर्जन्म लेगी। यह होने से रोकने के लिए वह दर्द सहते हुए छत पर भागती है। वह नीचे कूदना चाहती है ताकि सैम की पत्नी अपनी मंशा में कामयाब न हो सके। जोई नीचे कूद जाती है। अजीब बात यह थी कि जोई के शरीर में कई जगह हड्डियां टूट गईं, लेकिन उसका पेट और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। वह समझ जाती है कि सैम की पत्नी ने ही उसे बचाया था। जोई को लगा कि वह आत्मा बदला ले रही है, लेकिन वह तो उल्टा उसे बचा रही थी। दर्द सहते हुए जोई किसी तरह वापस छत पर चढ़ती है और फिर से कूद जाती है, लेकिन उसका पेट अब भी सुरक्षित रहता है। भूत कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ जो हुआ है। यह आत्मा जोई को मारना नहीं चाहती थी। उसने अपना बदला छोड़ दिया था। वह सिर्फ पुनर्जन्म लेना चाहती थी ताकि वह और सैम के दर्द को भूलकर नई शुरुआत कर सके। वह आत्मा ही शुरुआत से जोई के बच्चे की रक्षा कर रही थी। बेबस जोई हिल भी नहीं सकती थी। वह बस देखती रहती है और आत्मा उसके पेट में घुस जाती है। जल्दी ही जोई के बच्चे का जन्म होता है। मिसेस जोऊ अपने बच्चे को लेकर जोई से मिलने आती है। वह कहती है कि उसका बच्चा बिल्कुल अपने नाना जैसा दिखता है, खासकर जन्म के निशान के साथ। मिसेस जोऊ अपने पिता की फोटो दिखाती है और जोई समझ जाती है जिस पुरुष भूत को वह देखती थी वह मिसेस जोऊ के स्वर्गवासी पिता थे। वह अपने बेटे के रूप में पुनर्जन्म लेकर मिसेस जोऊ की हमेशा रक्षा करना चाहते थे। तभी डॉक्टर जोई के बच्चे को लाते हैं। जोई झिझकते हुए बच्चे को लेती है। शुरुआत में वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि यह बच्चा सैम की पत्नी का पुनर्जन्म है, लेकिन जैसे ही वह बच्चे के प्यारे चेहरे को देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है। वह अंत में इस बात को स्वीकार कर लेती है और मूवी यहीं समाप्त होती है।